नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। जिस भी मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं बात करने आया हूं और ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है। आप लोगों ने न्यूज़ और टीवी के माध्यम से देखा होगा कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव जो बढ़ा है उसमें पूरा विश्व लगभग दो धुरी पे बट गया है। अगर देखा जाए तो जहां रूस के साथ चाइना और उत्तर कोरिया जैसे देश हैं, वहीं पे अमेरिका के साथ नाटो के सारे देश हैं। नाटो एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, 30 से ज़्यादा देश शामिल हैं। तो अमेरिका की एक अपनी मोनोपोली रही है पूरे दुनिया में हथियार बेचने की, तो रसिया की भी अपने एक मोनोपोली रही है पूरे दुनिया में हथियार बेचने की। दोस्तों, इस पूरे लड़ाई में दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। रूस और चाइना ये सोचते हैं कि अमेरिका की दादागिरी को कैसे ख़त्म किया जाए या कैसे उसको चुनौती दिया जाए। और इन दोनों बड़े देशों के बीच की लड़ाई, रसिया और अमेरिका के बीच की लड़ाई का जो मैदान बना है वो इस समय यूक्रेन बना हुआ है। 1991 में यूक्रेन आज़ाद हुआ एक तरीके से, या एक कहा जाए कि रसिया के छत्र छाया से बाहर हुआ। और रसिया के छत्र छाया से यूक्रेन को बाहर करने में अमेरिका ने ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि रसिया अमेरिका से शीत युद्ध के बाद ही कई सारे टुकड़ों में बट गया था। अब चूंकि रूस जो है वो यूक्रेन को मानता है कि यह मेरा एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, रसिया यूक्रेन को अपना हमेशा से अभिन्न अंग मानता आया है, क्योंकि वो रसिया से ही, रूस से ही अलग हट करके यूक्रेन बना है। लेकिन यूक्रेन में दो धड़े हैं। एक धड़ा ऐसा है जो पश्चिमी देशों के साथ जाना चाहता है, यानी कि वो नाटो के साथ जाना चाहता है, और एक ऐसा धड़ा है जो रसिया को सपोर्ट करता है, जिसको यूक्रेन में अलगाववादी बोलते हैं। आपने देखा होगा 2014 में भी यूक्रेन और रसिया के बीच में तनातनी हुई थी और एक पार्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। वहाँ पे 10-12 हज़ार लोग मरे थे, ऐसी सूचना आई थी अन्य विश्व के अन्य अखबारों के माध्यम से। और उसके बाद फिर फ्रांस और जर्मनी ने मध्यस्थता करवा करके उस लड़ाई को रुकवाया था और एक शांति समझौता बनवाया था उनके बीच में। लेकिन यूक्रेन ने जब नाटो में शामिल होने का प्रयास किया तो तभी से रूस यूक्रेन को रोकने में लगा हुआ है, क्योंकि रूस एक तरफ कहता है कि जो यूक्रेन है उसमें नाटो के सैन्य अड्डे बनने शुरू हो गए हैं और बहुत सारे रसिया के आसपास के देश हैं जो नाटो के सदस्य हो गए हैं। तो रसिया को एक तरीके से खतरा बनता हुआ दिख रहा है अपने ऊपर कि अगर ये सारे देश नाटो के सदस्य हो जाएंगे तो एक तरीके से रूस जो है वो गिर जाएगा और फिर एक बार से अमेरिका की मोनोपोली जो है वो पूरी तरीके से हावी हो जाएगी रसिया के ऊपर। क्योंकि अमेरिका और रसिया की जो दुश्मनी है वो सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों, रसिया इन कारणों से यूक्रेन को नाटो सदस्यों के क्लब में शामिल होने से के अप्रोचेस को लेकर के उसको बार बार रोक रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ से नाटो में शामिल होने वाले देश हो जाए। क्योंकि कल के लिए अगर कोई भी बात होती है तो ये सारे देश मिल करके रूस पे हमला कर सकते हैं। और एक दूसरी और भी बात है कि अगर यूक्रेन में नाटो ने अपना सैन्य अड्डा बना लिया और बड़ी मात्रा में वहाँ पे सैनिक डिप्लॉय कर लिए, तो अभी भी नाटो सदस्यों के रीच से जो रसिया का सेंटर है जहाँ से रसिया पूरा संचालित होता है, उसकी दूरी 1500 से 1600 किलोमीटर के बीच में है। और अगर यूक्रेन में वो सैन्य अड्डा बन जाता है तो वो दूरी घट करके 600-700 किलोमीटर हो जाएगी। तो रूस अपने इस सब सारी कैलकुलेशन के बाद वो नहीं चाहता है कि यूक्रेन शामिल हो नाटो सदस्यों की देश में। और यूक्रेन सोचता है कि अगर मैं नाटो में शामिल नहीं होता हूँ तो मेरे ऊपर बार बार रसिया का अनावश्यक दबाव रहेगा। इसके वजह से फिर एक बार 2014-15 का समझौता है
वह टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय रूस जो है वो बेलारूस में अपना एक सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन उस सैन्य अभ्यास को अमेरिका कह रहा है कि कभी भी और बहुत जल्द ही जो रूस है वो यूक्रेन पे हमला कर सकता है। और रूस और यूक्रेन की जो सीमा है वो लगभग 450 से 460 किलोमीटर के बीच की लगती है, और वहाँ पे लगभग 90,000 सैनिक, बहुत सारी मिसाइलें और तोप आदि रूस ने डिप्लॉय कर रखा है। तो एक बहुत बड़ी संभावना बन रही है कि वहाँ पे युद्ध हो। अगर युद्ध होता है तो इसका एक बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका भी एकदम अड़ा हुआ है और सारे नाटो देश भी अड़े हुए हैं कि अगर युद्ध होगा तो हम लोग यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे। और इसमें अगर भाग लेते हैं नाटो देश तो निश्चित तौर पे एक बड़े युद्ध की संभावना यहाँ पे देखने को मिल सकती है यूक्रेन में। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच में तनातनी जो है ये नई नहीं है। आज से लगभग 105 साल पहले यह इसकी नींव रखी गई थी। लगभग 2017 के आसपास जब रूसी क्रांति हुई थी, और रूसी क्रांति के बाद यूक्रेन रसिया से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश अपने आप को घोषित किया था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाया। ठीक 3 साल बाद 2020 में एक बार ये फिर से रूस में शामिल हो गया। हालांकि इसकी स्वायत्तता एक मेंटेन रही अपने हिसाब से एक राज्य के रूप में। तो बहुत सारे यूक्रेनी लोग ये मानते थे कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, लेकिन उसमें एक बहुत सारे यूक्रेनी ये भी मानते थे कि हम अभी भी रसिया के दबाव में हैं, या रसिया एक तरीके से हमारे ऊपर शासन करता है। लेकिन 1991 में जब शीत युद्ध हुआ, तो शीत युद्ध के बाद जो 15 नए देशों का निर्माण हुआ, तो सही मायने में अगर देखा जाए तो रसिया उस समय आज़ाद हुआ, रसिया से उस समय यूक्रेन आज़ाद हुआ। तब से लेकर के रूस हमेशा यूक्रेन को इस तरीके से सोचता है, इस तरीके से देखता है कि यहाँ पे विश्व के किसी भी शक्तिशाली देश की कोई बड़ी गतिविधि न हो, ताकि आगे रूस के ऊपर इसका जो खतरा है वह न बढ़े। इसको लेकर के रूस कभी भी यूक्रेन को एक तरीके से नाटो देश या पश्चिमी देशों के संपर्क में आने पे हमेशा चिढ़ जाता है। तो रसिया की एक अपनी डिप्लोमेसी है और यूएस की अपनी डिप्लोमेसी है, लेकिन इन दोनों डिप्लोमेसी के बीच में और दोनों सैन्य लड़ाई या इस तरीके की मोनोपोली के बीच में कहीं ना कहीं यूक्रेन का इसमें नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि यूक्रेन में यह भी रसिया पे आरोप लगता रहा है कि वहाँ के अलगाववादी संगठनों को रूस हथियार और पैसे सप्लाई करता है, जो एक विद्रोही के रूप में यूक्रेन में जाने जाते हैं। वहीं पे रसिया कहता है कि विद्रोही नहीं है, ये यूक्रेन के भला सोचने वाले लोग हैं और मैं इनकी मदद करता रहूँगा। वहीं पे रूस को लेकर के यूक्रेन के लोगों में एक और भी अवधारणा है कि हमको इनके छत्रछाया से हम जब बाहर निकलेंगे तो हम एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र बनेंगे। लेकिन यूक्रेन के साथ दिक्कत यह है कि वहाँ वो बहुत मजबूत एक देश नहीं है, तो वो, और चूंकि बॉर्डर स्टेट है इनका रसिया का, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए वो बार बार प्रयास करता है कि मैं नाटो का सदस्य बन जाऊं, मैं नाटो का सदस्य बन जाऊं। अब इसमें पूरे विश्व पटल में अगर इस चीज़ को देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले यूएन में एक प्रस्ताव लेकर के आए थे लोग यूक्रेन के लिए। तो उस प्रस्ताव में 10-12 देश शामिल थे, भारत को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत ने न रूस के पक्ष में वोटिंग करी और न ही यूक्रेन के पक्ष में वोटिंग करी। तो भारत जैसा देश है वो न्यूट्रल है इस तरीके के मामलों में। तो लेकिन न्यूट्रल होने के बाद भी एक अगर परिदृश्य में चीज़ों को देखा जाए तो बहुत सारे शक्तिशाली देश दो धुरी बनाते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे रसिया से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारे अमेरिका से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि भारत के लगभग 19,000 लोग इस समय यूक्रेन में रह रहे हैं, और उसमें से 80% जो हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो भारत के लिए यह भी एक तरीके से बड़ी गंभीर विषय है भारत के नज़रिए से, कि अगर इस तरह की कोई संभावना होती है तो वहाँ से भारतीय लोगों को निकालना पड़ेगा और उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो पूरा विश्व इस समय इस संकट को देख रहा है, और इस संकट को देखते हुए
दोस्तों एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे विश्लेषक जो विश्व पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं तो उनका यह मानना है और मेरा भी यह मानना है कि जो हथियार लॉबी है पूरी दुनिया की वो बहुत ही मजबूत लॉबी है और उसको जब भी हथियार बेचने होते हैं तब वो कहीं ना कहीं युद्ध करती है या युद्ध जैसी स्थिति निर्मित करती है और इसमें अमेरिका जैसे देश बहुत ही अग्रणी रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने अभी तक जितने भी देशों में युद्ध जा कर के लड़ा है अमेरिका को वापस ही जाना पड़ा है, चाहे वो वियतनाम हो चाहे वो अफ़गानिस्तान हो। अभी हाल ही में आपने देखा अफ़गानिस्तान में क्या हालत रही है। लेकिन इन युद्धों से एक चीज़ तो है कि हथियार खूब बिकते हैं पूरे दुनिया में सुरक्षा के नाम पे, अपने देश की संप्रभुता के नाम पे। लेकिन अमेरिका अपनी इस चौधराहट की वजह से निश्चित तौर पे पूरे दुनिया को एक तरीके से वो हथियारों की होड़ में झोंक देता है और चूँकि ये बड़े निर्यातक देश हैं हथियार बनाने वाले, तो ये बड़े पैमाने पे उस डर और भय के माहौल में अपने हथियारों को बेचते हैं और यही कारण रहा है कि विश्व के विभिन्न कोनों में कहीं न कुछ विवाद चलता रहता है। जैसे भारत चाइना विवाद चल रहा है, कश्मीर का विवाद चल रहा है, अफ़गानिस्तान में विवाद चल रहा है, सीरिया में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में, मतलब पूरे दुनिया में आपने अगर देखा होगा। हालांकि यूरोपीय लोगों ने अपने में समझौता करके इस तरीके की चीज़ों को रोक लिया है। अदरवाइज एक ज़माना था कि फ्रांस जर्मनी लड़ते रहते थे, जर्मनी में भी 2 पार्ट था। तो ये सब अमेरिका अपनी गतिविधियों को करता रहता है, चूँकि एक मजबूत राष्ट्र है तो वो सब चीज़ों को संचालित कर पाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर इस तरीके का युद्ध हुआ तो यह विश्व युद्ध में भी परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से अगर नाटो इन्वॉल्व होता है, दूसरी तरफ से चाइना और रसिया इन्वॉल्व होते हैं तो एक बड़े युद्ध की संभावना हो जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि रूस के गैस पे पूरा यूरोप, 1/3 यूरोप जो है वो डिपेंडेंट है, तो वह कितना युद्ध करना चाहेगा, वह कितना इसमें भाग लेना चाहेगा। तो कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में इसकी बहुत चर्चा है और यूक्रेन की मदद तुर्की भी कर रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें और बता दूं कि तुर्की का नाम बदल दिया है, वहाँ के जो भी कर्ता धर्ता हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो भी हैं, और आप जानते ही हैं कि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ है नहीं, तो उन्होंने तुर्किया नाम रख दिया है तुर्की का। अब तुर्की के नाम से नहीं, तुर्किया के नाम से जाना जाएगा। वो भी इस विवाद में कूदे हुए हैं और वो भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं एक तरीके से। तो अब बड़ी देखने वाली बात होगी कि वामपंथियों का 2 बड़े देश यूक्रेन के साथ हैं और इस्लामिक जगत का अपने आप को दादा कहने वाले भी तुर्की ने इसमें हाथ डाल दिया है दूसरे पक्ष से। तो बड़ी रोचक बात है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है कि यूक्रेन को 3 तरफ से रूसी सैनिकों ने घेर रखा है, और तोपों से और सैनिकों से, मिसाइल से, फाइटर प्लेन से, और बेलारूस में इस समय रूस युद्धाभ्यास भी कर रहा है। तो इसका जो भी परिणाम होगा, मैं चाहूँगा कि युद्ध न हो। अगर युद्ध होता है तो पूरी दुनिया एक बार फिर अशांति की तरफ जाएगी। युद्ध किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि 2 बड़े दादा लोग लड़ते हैं तो लड़ते हैं या कि सिर्फ दबाव की पॉलिटिक्स करके इस मुद्दे को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, होप आपको ये एनालिसिस वीडियो मेरा पसंद आया होगा। आप लोग इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।